Goal, nation's leading institute. Students, today we are here to discuss the solution of spot test 13 held on 16th of April 2025. Let's start our discussion. Start from the question number 1. In an AC circuit, an inductor, a capacitor and resistor are connected in series with XL is equal to XC is equal to 2R, यानी XL, XC, XT और सबका सारे का वैल्यू दे रखा है 2R. इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, हम लोग जानते हैं कि जो इम्पीडेंस होता है सीरीज सर्किट के लिए, LCR सर्किट के लिए, विल बी इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ऐसा हम लोग जानते हैं फार्मूला. तो यहाँ पे देखिए सारी वैल्यूज़ दे रखा है आपको 2R के टर्म में, यानी रेजिस्टेंस भी आपको दे रखा है 2R, और यहाँ पे जो एक्सएल माइनस एक्सी का इन दोनों का वैल्यूज़ भी चूँकि 2R होने की वजह से हो जाएगा 0 ये वाला टर्म. तो ये अंडर रूट से बाहर आके मिला आपको 2R, तो इम्पीडेंस आ गया Z इज इक्वल टू 2R, तो ऑप्शन विल बी 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 2. The acceleration due to gravity at height 2h above the earth if 2h less than r, where r is the radius of the earth is given as. जानते हैं किसी भी हाइट पे जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो वेरी करता है g टाइम्स ऑफ r डिवाइडेड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर. ये वेरी करता है किसी भी हाइट पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. लेकिन यहीं पे जो दे रखा है हाइट आपको, वो हाइट दे रखा है h इक्वल टू 2h के बराबर, जो हाइट है वो 2h दे रखा है आपको, दैट इज r डिवाइडेड बाई r प्लस 2h का होल स्क्वायर. इसको अगर सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, g डैश इक्वल टू g टाइम्स ऑफ यहाँ से r स्क्वायर, और यहाँ से r कॉमन ले लिए तो r स्क्वायर कॉमन है तो ब्रैकेट में दिखा 1 प्लस 2h डिवाइडेड बाई r का होल स्क्वायर. r स्क्वायर से r स्क्वायर कट हो गया, तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 2h डिवाइडेड बाई r, ऊपर लाने पे ये पावर -2 हो जाएगा, इसको रिवर्स ऊपर लेकर आ गए. फिर यहाँ पे चूँकि दे रखा है सिंस जो 2h है वो r से बहुत स्मॉलर है, तो फ्रॉम बाइनोमियल एक्सपेंशन से बात कर सकते हैं, ये जो पावर है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यू आ गया g डैश इक्वल टू g टाइम्स ऑफ 1, चूँकि माइनस है तो मल्टीप्लाई होकर हो गया 4h डिवाइडेड बाई r, तो g डैश विल बी इक्वल टू g1 माइनस 4h बाई r. ऐसा ऑप्शन दिखा हम लोग को, ऑप्शन नंबर 1, तो विल बी फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. According to Bohr atomic model, in which of the following transition will be frequency be maximum, यानी किस ट्रांजिशन में फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा. अगर हम लोग ट्रांजिशन की बात करें तो यहाँ पे चेंज इन जो एनर्जी होता है विल बी इक्वल टू r इंटू एच इंटू सी स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं. और यही जो चेंज इन एनर्जी होता है विल बी इक्वल टू एच बाई लेमडा, या फिर इसी को एच एफ लिख सकते हैं, वेयर एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी. अगर यहाँ पे देखें जो बेस है, बेस जितना कम होगा उतनी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मैक्सिमम होगा. तो गिवन ट्रांजिशन में यहाँ पे बेस की जो कम वैल्यू मिल रहा है वो n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 1 पे मिल रहा है. चूँकि ये बेस कम होगा तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या दिखेगा, मैक्सिमम, तो ऑप्शन विल बी सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट बेस्ड है. फर्स्ट दे रखा प्रेशर इन अ रिजर्वायर ऑफ वाटर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स एट द सेम लेवल ऑफ वाटर. पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तो पास्कल्स लॉ का यही कहना है कि एट द सेम लेवल पे, पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर एट ऑल द पॉइंट रिमेन कांस्टेंट, तो प्रेशर विल बी कांस्टेंट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट दिख रहा है. सेकंड स्टेटमेंट द प्रेशर अप्लाइड टू इनक्लोज वाटर इज ट्रांसमिटेड इन ऑल द डायरेक्शन इक्वली, ये भी अगेन पास्कल लॉ से डिफाइन होता है. अगर आप यहाँ पे देखें कि आपने यहाँ पे किसी क्लोज सरफेस में ऐसे वाटर को अगर आपने इनक्लोज कर दिया, ये कोई क्लोज सरफेस जहाँ पे वाटर को इनक्लोज कर दिया, यहाँ भी अगर इस पॉइंट पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर इसको आप A1 बोल दें, इसको आप A2 बोल दें, इसको यहाँ पे A3 बोल दें, इसको यहाँ पे A4 बोल दें, ये वाटर यहाँ पे है, तो ये पर्टिकुलर हर एक पॉइंट पे जो लगने वाला प्रेशर होगा P1, यहाँ पे P2, वहाँ पे P3 और यहाँ पे P4, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ से ये सारे प्रेशर का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम, चूँकि यहाँ पे लगने चाहिए किसी भी इनक्लोज सरफेस के लिए बात करें तो स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है. तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, तो ऑप्शन विल बी 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ अ जेनर डायोड इज 8 वोल्ट, यानी VZ आपको दे रखा है कि VZ का वैल्यू जो आ गया वो 8 वोल्ट के बराबर है. नेक्स्ट यहाँ पे पार्ट दे रखा है
द करंट आई जेड थ्रू द जीनर डायोड क्या होगा। अगर फिर देखते हैं यहाँ पे एक जंक्शन पॉइंट है, इस जंक्शन पॉइंट से इधर जाने वाली करंट को लिख लेते हैं आई एल, चूँकि यहाँ पे ये दे रखा है आपको लोड रजिस्टर, यहाँ पे आने वाला करंट बैटरी सोर्स से जो आई है इसको लिख लेते हैं आई। ये एक नोड पॉइंट है, इस नोड पॉइंट पे फ्रॉम KCL से लिख सकते हैं आई मस्ट बी इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल के बराबर। यहाँ से फिर अगेन लिख सकते हैं कि जो जीनर डायोड के अबाउट करंट होगा वो विल बी इक्वल टू आई माइनस आई एल के बराबर। और अगर यहाँ पे ये कंडक्टिंग में है जीनर डायोड तो ये वोल्टेज और ये इसके अक्रॉस वोल्टेज रिमेन सेम, तो VZ विल बी इक्वल टू VL विल बी इक्वल टू 8 वोल्ट। तो यहाँ से अगर IL की बात करें तो करंट अक्रॉस लोड रजिस्टर विल बी इक्वल टू VL डिवाइडेड बाई RL। VL का वैल्यू 8 है और RL आपको दे रखा है 1 किलो ओम, तो ये आ गया 8 मिली एम्पियर के बराबर। IL मिल गया। अगर मेन करंट की बात करें तो फ्रॉम KVL से लिख सकते हैं I विल बी इक्वल टू करंट थ्रू द 12 वोल्ट बैटरी से, तो 12 माइनस ये दे रखा है आपको 8 वोल्ट, ये वैल्यू दे रखा है आपको 8 वोल्ट के बराबर, डिवाइडेड बाई ये दे रखा है आपको 200 ओम के बराबर। तो ये आपके पास आ गया, ये आ गया 4 डिवाइडेड बाई 200, तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग 20 मिली एम्पियर में। क्या किए, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये आ गया 20 मिली एम्पियर। सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दी, ये हो गया 20 माइनस IL था 8, तो ये आपके पास आ गया 12 मिली एम्पियर के बराबर। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ए कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 40 ग्राम कंटेन्स 260 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। अब m ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड इन इट टिल द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 40 डिग्री सेल्सियस। द वैल्यू ऑफ m इज क्लोज टू लेटेंट हीट ऑफ वाटर दे रखा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे रखा है आपको 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ पे हम लोग लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री से बात करें तो हीट गेन मस्ट बी इक्वल टू हीट लॉस। तो यहाँ पे हीट गेन कौन करेगा, जो लोअर टेम्परेचर पे होगा, जो कि है वाटर। यानी यहाँ पे आप लिख रहे हैं हीट गेन्ड बाई वाटर मस्ट बी इक्वल टू हीट लॉस्ट बाई स्टीम, चूँकि स्टीम है हायर टेम्परेचर पे, तो हीट लॉस्ट बाई स्टीम आपने लिखा यहाँ पे। अगर देखिए यहाँ पे वाटर ने हीट को गेन किया तो उसी के साथ में आपको दे रखा है वाटर इक्विवेलेंट 40 ग्राम, तो जो 40 ग्राम वाटर दे रखा है और पहले से यहाँ पे मौजूद वाटर दे रखा है 260 ग्राम, तो दोनों के यहाँ पे मास को ऐड किए तो आपको मिला 40 ग्राम ऑफ वाटर इक्विवेलेंट प्लस 260 ग्राम ऑफ यहाँ पे वाटर दे रखा है m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, बिकॉज Q को हम लोग लिखते हैं m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, वही कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हीट की बात हो रही है। तो ये मास मिल गया और जैसे ये वाटर में तो यहाँ पे C ऑफ वाटर, टेम्परेचर लिखना डेल्टा टी दे रखा है, टेम्परेचर वाटर 30 डिग्री सेल्सियस पे, जाना है मिक्स का 40 पे, तो चेंज इन टेम्परेचर आपको मिलेगा 40 माइनस 30 डिग्री के बराबर, चूँकि यहाँ पे। और हीट लॉस्ट बाय स्टीम, अगर ये हीट लॉस किया स्टीम ने तो स्टीम कंडेंस होकर पहले कन्वर्ट होगा वाटर में, यानी कि स्टीम का ट्रांजिशन फेज होगा, और जैसे ही फेज का ट्रांजिशन होता है उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट था, उस समय जो हीट दिया जाता है वो कहलाता है लैटेंट हीट। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखे m इंटू एल वी लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, फिर कंडेंस होकर यही m अमाउंट कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, तो C ऑफ W इंटू डेल्टा टी यहाँ पे लिखेंगे। डेल्टा टी टेम्परेचर जो होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम था, अब वो भी जाएगा कहाँ तक, 40 तक, तो उसका टेम्परेचर लॉस करके 40 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। तो अगर यहाँ पे सॉल्व करें तो ये हो गया 300 C ऑफ वाटर 1, इसको यहाँ पे देखें ये आ गया वैल्यू यहाँ पे 10 के बराबर m, और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है 540 प्लस m इंटू सी ऑफ वाटर 1 इंटू टेम्परेचर लिखे 100, और माइनस जाना है उसको कहाँ तक, 40 तक, यहाँ पे आ गया वैल्यू। फिर इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गया 30,000 विल बी इक्वल टू ये 540 और ये 60 m मिलकर हो गया ये 600 m के बराबर। तो यहाँ से m का वैल्यू आ गया 5 ग्राम, तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे 5 ग्राम, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट Question number 7. The energy density associated with the electric field and magnetic field B of an electromagnetic wave in free space is given by epsilon नॉट होता है, ये म्यू नॉट होता है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जबकि epsilon नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जस्ट थ्योरेटिकल बेस। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ epsilon नॉट इंटू ई का स्क्वायर।
एंड साथ साथ में जानते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट होता है फॉर EMW के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे आप लिख सकते हैं C इंटू बी के बराबर। तो इसी एनर्जी को अब जो लिख रहे हैं एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम जो लिख रहे हैं, जो कि है हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई की जगह पे लिख दिए यहाँ पे C स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर एंड, और ये भी हम लोग जानते हैं कि जो म्यू होता है या C होता है स्पीड ऑफ लाइट, इसको लिख सकते हैं 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, या फिर यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इंटू C स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/μ0। तो एप्सिलॉन नॉट C स्क्वायर की जगह पे आप लिख सकते हैं B स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये वैल्यू आ गया 1/μ0 के बराबर, तो दिखा B स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2μ0। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड में, B स्क्वायर अपॉन 2μ0 मैग्नेटिक फील्ड में, तो ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट question number 8. The force is given in terms of time t and displacement x by the equation f is equal to a cos b x square plus c sin d root t. The dimensional formula of cd divided by b. देखिए यहाँ पे दे रखा है जो साइनोसॉइडल फंक्शन होते हैं उसके बाद में जो भी टर्म लिखा होता है ये दोनों टर्म डायमेंशन लेस होते हैं, चूंकि साइनोसॉइडल फंक्शन के साथ में कोई भी साइनोसॉइडल फंक्शन है, साइनोसॉइडल फंक्शन के साथ में यहाँ पे लिखा हुआ जो टर्म होता है वो डायमेंशन लेस होता है, DL डायमेंशन लेस। तो अगर यहाँ पे बात करें तो b इंटू एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू डायमेंशन लेस मीन्स m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 विल बी इक्वल टू 1 डायमेंशन फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो अगर यहाँ पे देखें तो b का वैल्यू आ गया 1/x स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं x की पावर -2, x दे रखा आपको डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, तो यहाँ पे ये b आ गया, इसका डायमेंशन l की पावर -2 के बराबर। ये फर्स्ट स्टेप में मिला। सेकंड स्टेप में देख सकते हैं ऐसे सिमिलरली d/√t का जो वैल्यू होगा ये भी होगा 1 के बराबर, यानी यहाँ से d जो हो जाएगा वो 1/t की पावर 1/2 रूट को, जिसको t की पावर -1/2 लिख सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ d जो हो जाएगा वो ये t की पावर माइनस का 1/2 ये मिल गया आपको। अब आपसे पूछा CD डिवाइडेड बाई B, और ये भी जानते हैं कि अगर दो यहाँ पे फंक्शन तभी ऐड या सब्सट्रैक्ट, दो यहाँ पे डायमेंशनल तभी ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं जब दो क्वांटिटी को, जब उसका डायमेंशन सेम हो, यानी कि डायमेंशन ऑफ A प्लस ये इक्वल हो जाए डायमेंशन ऑफ C के, जो कि इक्वल हो जाए डायमेंशन ऑफ F के, तभी आप इसको ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे डायमेंशन ऑफ F जो जानते हैं वो हम लोग MLT-2 M इंटू L इंटू T-2, देखिए फिर से लिख ले रहे हैं इसको, MLT-2 के बराबर ये आ गया डायमेंशन ऑफ A। पूछा अब आपसे डायमेंशन फार्मूला क्या होगा CD डिवाइडेड बाई B का। C के बारे में बात करें तो ये आपको मिला MLT-2 फोर्स के बराबर। D की बात करें तो ये आ गया T की पावर माइनस का 1/2 ये मिला। और जबकि B के बारे में बात करें तो B का फार्मूला आपको दिखा है L-2, ये L-2 ऊपर गया तो ये मिल गया ML³ में ये T-2 T की पावर -1/2, पावर मल्टीप्लाई होने पर ऐड होता है तो -2 -1/2 आ गया T की पावर माइनस का 5/2। तो ऑप्शन आपको दिखा ML³ T - 5/2, तो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. The length of a magnet is large compared to its width and breadth. The time period of its oscillation in a vibration magnetometer is 2 seconds. The magnet is cut along its length into 4 equal parts and the 4 parts are then placed on each other with their like poles together. ध्यान देना like poles together, ताकि मैग्नेटिक मूवमेंट की जब बात करें तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट किन्हीं भी दो के बीच में बनने वाला अगर एक लाइन के अलॉन्ग रखे हैं ताकि उसके बीच में बनने वाला एंगल 0 हो जाए तो दोनों को ऐड कर सकें. द टाइम पीरियड ऑफ दिस कॉम्बिनेशन विल बी, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो टाइम पीरियड t विल बी इक्वल टू 2π√I डिवाइडेड बाई MB, जहाँ पे I होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, M मैग्नेटिक मोमेंट, B मैग्नेटिक फील्ड और T इज़ द टाइम पीरियड. टाइम पीरियड का जस्ट फार्मूला लिखे यहाँ पे. तो एक बार मैग्नेट है, ऐसा बोला गया है कि बार मैग्नेट है, इसको कट किया गया 4 इक्वल पार्ट्स में. ये नॉर्थ है, ये साउथ है. इसका यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ होता है +M, इसका पोल स्ट्रेंथ होता है -M और मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो साउथ टू नॉर्थ की तरफ होता है. ये डायरेक्शन मिल गया मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको लिखते हैं कैपिटल M से. अगर मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है पोल स्ट्रेंथ जिसको इस +M से लिख रहे हैं हम लोग, पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ.
इंटू लेंथ, यानी कैपिटल M विल बी इक्वल टू स्मॉल m इंटू एल, अगर इसका टोटल लेंथ यहाँ पे दे रखा है L के बराबर हो तो। अब यहाँ पे बोला गया कि इसको 4 इक्वल पार्ट्स में कट किया गया। अगर 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहे हैं तो यहाँ पे m, तो एक पार्ट का यहाँ पे लेंथ हो जाएगा L/4, तो ये जो न्यू m डैश होगा वो इनिशियल का आ जाएगा m/4। लेकिन ऐसे ही आपने कितने पार्ट में कट किया, आपने इसको अरेंज किया गया 4 इक्वल पार्ट्स में, और इसको ऐसे अरेंज किए कट करने के बाद में कि सेम पोल यहाँ पर, ये देखिए ऐसा सेम पोल को यहाँ पे ऐसे रखा गया कॉन्टेक्ट में। एक और बना लेते हैं। 4 पार्ट, अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, दूसरा भी ऐसा प्लेस किया नॉर्थ एंड साउथ में, इधर इसको भी प्लेस किया नॉर्थ एंड साउथ में, इसको भी प्लेस किया नॉर्थ एंड साउथ में। तो अगर नेट मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो m नेट क्या हो जाएगा, ऐसे आपके पास 4 अरेंजमेंट है जो कि इनिशियल अरेंजमेंट का m/4 था, तो ये वैल्यू आ गया m के बराबर। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट रिमेन सेम इन केस ऑफ दिस। लेकिन अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो किसी भी रॉड के जस्ट यहाँ से पास होने वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है तो I विल बी इक्वल टू m इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 लिखते हैं। अगर यहाँ पे मास, यहाँ पे m मास है, l लेंथ है, और यहाँ पे 12 वैल्यू आ गया। न्यू अब मैग्नेटिक ये न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो I डैश विल बी इक्वल टू 1/12 लिखे। चूँकि इसको 4 पार्ट्स में कन्वर्ट किए तो एक पार्ट का मास कितना हो जाएगा 1/4, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं m/4। तो एक पार्ट का लेंथ कितना हो जाएगा, तो ये L/4 का होल स्क्वायर। ऐसे ही आपने कितने पार्ट बना दिए थे इसके 4, तो इसको क्या किया 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये वैल्यू आपके पास आ गया mL/12 इंटू एक 4 से एक 4 कट हो गया इंटू 1/16, यानी जो I डैश था वो ओरिजिनल वैल्यू का 1/16 पार्ट हो गया। ऐसा करने पे तो I डैश, तो पूछा गया न्यू टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से लिख रहे हैं हम लोग T डैश विल बी इक्वल टू 2π√। अब I की जगह पे लिख लेंगे यहाँ पे I डैश डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा m डैश इंटू बी, यानी कि T डैश का वैल्यू हो गया 2π√। I डैश का वैल्यू I/16 डिवाइडेड बाई m डैश रिमेन सेम इंटू बी, तो ये हो गया 1/4 टाइम्स ऑफ t के बराबर। और इनिशियल में आपको t दे रखा है 2 सेकेंड, तो t डैश का वैल्यू हो गया 1/4 इंटू 2 सेकेंड, तो ये वैल्यू आ गया 1/2 सेकेंड। तो t डैश विल बी 1/2 सेकेंड बिकॉज I/mb इंटू 2π इनिशियल में आपको टाइम पीरियड दे रखा था, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 1/2 सेकेंड, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। In an unbiased p-n junction, electrons diffuse from n region to p region because अनबायस्ड की बात किया गया, तो इसका मतलब यहाँ पे p और n टाइप के सेमी कंडक्टर को जब क्लोजली स्पेस किया गया ताकि ये p-n जंक्शन बन जाए, तो यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन और जबकि यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं होल्स। और हम लोग जानते हैं कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन होता है मोबिलिटी ऑफ होल से। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूज़न प्रोसेस शुरू होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़ होना चाहेंगे होल में, तभी यहाँ पे डिफ्यूज़न प्रोसेस स्टार्ट होगा, तब यहाँ पे एक लेयर बनता है इमोबाइल चार्ज का। तो इलेक्ट्रॉन जिस जगह को छोड़ कर जाते हैं वहाँ पॉजिटिव चार्ज, जहाँ पे जाके कलेक्ट होते हैं वहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो एक लेयर बन जाता है जो पोटेंशियल बैरियर तरीके से बिहेव करता है ताकि ये डिफ्यूज़न प्रोसेस अब रुक जाए। ये तभी पॉसिबल होगा जब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए एन रीजन में मोर कंपेयर टू द पी रीजन। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन द एन रीजन मोर एज कंपेयर टू द पी रीजन, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं, माइनॉरिटी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पे माइनॉरिटी यहाँ पे होल्स होते हैं। तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। Different combination of 3 resistors of equal resistance R are shown as shown in figure. The increasing order of power dissipation is। सब में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का दे रखा है लेकिन करंट के साथ में, तो इसका मतलब हम लोग पावर की जब भी बात करेंगे तो P विल बी इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R लिखेंगे। लेकिन R अब कैसा इक्विवेलेंट, फर्स्ट केस में बात करें तो दो पैरेलल में फिर सीरीज में, तो इसका जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा पैरेलल में होने की वजह से R/2, ये हो गया R/2, फिर सीरीज़ में R, तो इसका वैल्यू आ गया 3R/2। तो अगर फर्स्ट केस में हम लोग बात करें A वाले में, तो पावर अबाउट A जो होगा वो I स्क्वायर इंटू, अब लिखेंगे यहाँ पे 3R/2। सिमिलरली पावर इन B देख रहे हैं, पावर इन B तो I स्क्वायर रिमेन सेम, देख रहे हैं आपको R इक्वलेंट, पहले सीरीज़ में तो 2R हो गया, फिर उसके साथ में ये आ गया पैरेलल में तो 2R इंटू R डिवाइडेड बाई 3R, तो ये आ गया 2R/3।
ये दिखा आपको। सिमिलरली आपने सी में देखा तो पावर इन सी, तो अगेन ये हो गया आई स्क्वायर, आर है तो ये सब के सब पैरेलल में आ गए तो ये r/3 हो गया। और यहाँ पे पावर अक्रॉस डी की बात करें तो आई स्क्वायर और सब सीरीज में हो गया तो इंटू 3r। तो सबसे ज़्यादा पावर किस में दिखा, डी के पास में, सबसे ज़्यादा पावर है डी के पास। फिर आपको दिखा पावर यहाँ पे ए के पास में क्योंकि ये 1.5 टाइम्स। फिर यहाँ पे आ गया बी के पास, तो सबसे कम आपको दिख रहा है सी के पास, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट question number 12. A light rope is wound around a hollow cylinder of mass 6 kg and radius 80 cm. The rope is pulled with a force of 120 Newton. The angular acceleration of the cylinder will be x square radian per second square, where x is, यानी कि एक यहाँ पे आपको दे रखा है कि यहाँ पे सिलेंडर, इस सिलेंडर का रेडियस ये r है, इसको यहाँ पे पुल कर रहे हैं फोर्स लगा के f। तो ये क्या हो रहा है कि ये रोल करना स्टार्ट किया, यहाँ पे ऐसे रोटेट करता हुआ v ओमेगा से, अगर ये रखा हुआ है यहाँ पे तो इस फोर्स की वजह से इसके पास आएगा एक्सेलरेशन। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा इस हॉलो सिलेंडर को टॉर्क प्रोवाइड कराएंगे ताकि ये रोटेट कर सके। तो टॉर्क विल बी इक्वल टू आई इंटू एल्फा के बराबर, और टॉर्क के लिए चाहिए फोर्स, यही फोर्स F, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे R मस्ट बी इक्वल टू आई इंटू एल्फा। पूछा गया आपसे कि यहाँ पे एल्फा क्या होगा, फोर्स दे रखा है आपको, फोर्स है 120 न्यूटन इंटू रेडियस यहाँ पे R दे रखा है 80 सेंटीमीटर, तो 80 इंटू 10⁻⁻2 लिख लिए। आई चूंकि हॉलो सिलेंडर है जस्ट इक्वलेंट टू रिंग होता है, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू आर स्क्वायर इंटू एल्फा, तो एक r से एक r भी यहाँ से कट हो गया, तो एल्फा का डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं 120 डिवाइडेड बाई मास। मास आपको दे रखा है क्वेश्चन में 6 kg, तो ये 6 लिखे इंटू एक रेडियस बचेगा, बिकॉज ये रेडियस का पार्ट इस रेडियस का पार्ट से कट हो गया, तो इसको लिखे 80 इंटू 10⁻⁻2। तो अगर इसको सॉल्व किए तो ये आपके पास आ गया 200 डिवाइडेड बाई, चूंकि इससे कट हो जाएगा, एक इससे कट होगा तो एक ऊपर गया, तो ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो गया 8, और 200 डिवाइडेड बाई 8 को लिख सकते हैं आप यहाँ पे 25 के बराबर। पूछा है कि 5 का स्क्वायर, तो एल्फा विल बी इक्वल टू 25 इक्वल टू 5 का स्क्वायर जो कि है x स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 5, तो ऑप्शन दिखा आपको 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, assertion and reason based. If dq and dw represent the heat supplied to the system and the work done on the system respectively, then according to the first law of thermodynamics dq will be equal to du minus dw। देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे ये एक्चुअल में डिफरेंशियल फॉर्म दे रखा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, जो कि होता है q इक्वल टू डेल्टा u प्लस w, और डिफरेंशियल फॉर्म में अगर बात करें तो लिख सकते हैं dq विल बी इक्वल टू du प्लस dw के बराबर। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन की बात करें, हीट सप्लाई टू द सिस्टम, तो ये ऑलवेज क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम हो गया पॉजिटिव, जो कि दे रखा है फर्स्ट स्टेटमेंट में। दूसरा दे रखा है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, जैसे ही वर्क डन ऑन द सिस्टम की बात होती है तो ये हो जाएगा नेगेटिव। अगर इसको फिर साइन के साथ में लिखें तो ये हो जाएगा डी क्यू विल बी इक्वल टू डी यू माइनस डी डब्ल्यू। तो फर्स्ट केस में यहाँ पे दिख रहा, तो ये असर्शन तो भी करेक्ट हुआ। रीजन दे रखा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी यहाँ पे करेक्ट है, चूंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट हम लोग लिखे यहाँ पे। तो बोथ असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट question number 14, the function of time representing a simple harmonic motion with a time period of 2 pi by omega is। देखिए हम लोग फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट वाले में ये इंडिविजुअल एसएचएम है, ये इंडिविजुअल एसएचएम, ये इंडिविजुअल एसएचएम है, लेकिन चूंकि सबको कंबाइंड फॉर्म में लिखा गया तो कंबाइंड फॉर्म में ये एक पीरियोडिक फंक्शन को शो करेगा, ये एसएचएम को शो नहीं करेगा, बिकॉज एसएचएम शो करने का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है जिसमें डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिखते हैं y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई के फॉर्मेट में होना चाहिए, ना कि सुपरपोजिशन ऑफ इंडिविजुअल एसएचएम वो रिप्रेजेंट करेगा एसएचएम को। तो फर्स्ट वाला तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया। सेकंड की बात करें तो ये तो एक एसएचएम को शो करेगा, क्योंकि जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, चूंकि डिस्प्लेसमेंट में दे रखा है, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन नेगेटिव के प्रोपोर्शनल होगा, इस बात तो सही है। लेकिन अगर सेकंड वाले के हम लोग टाइम पीरियड की बात करें तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा,
और इस केस में 2 पाई और ओमेगा आपको दे रखा है 2 ओमेगा के बराबर, तो 2 ओमेगा ये आ गया पाई बाई ओमेगा, जबकि क्वेश्चन में पूछा 2 पाई बाई ओमेगा, तो सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग। थर्ड की बात करें तो ये आपके पास फोर्स्ड SHM को ये शो करता है, बिकॉज साइन स्क्वायर ओमेगा टी को, इसी साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, जिसको आप 1/2 माइनस 1/2 कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी, ये डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में दे रखा है। अगेन आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये भी एक शिफ्टेड SHM को शो करेगा, लेकिन फिर अगेन आपके पास ये टर्म हमेशा रहेगा, यानी 2 ओमेगा का जब भी आप टाइम पीरियड लिखेंगे 2 पाई बाई 2 ओमेगा, तो ये भी आपको रिप्रेजेंट करेगा पाई बाई ओमेगा में, तो ये भी रॉन्ग हो गया। एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है वो फोर्थ, उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। फिर अगेन ये दे रखा है सुपरपोजिशन, यानी कि 2 पीरियोडिक फंक्शन का सम, लेकिन क्या इसको हम लोग कन्वर्ट करके अगर इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं तो ये अगेन शो करेगा किसी SHM को, क्योंकि 2 इंडिविजुअल SHM का ये भी सम है। तो यहाँ पे क्या करें, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसा क्यों किए, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे 1, इससे पहले यहाँ पे 1, दोनों के बीच में फेज शिफ्ट 90 डिग्री का है, तो हम लोग √a² + b² का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके यहाँ पे √2 यानी कि 1 + 1 यहाँ पे आया, इसलिए ऐसा हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखे। ये आ गया साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ये 1/√2 ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी, चूँकि इसको उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना है इसलिए ऐसा किए, तो √2 लिखे। इसकी जगह पे लिख सकते हैं साइन ऑफ ओमेगा टी, ये हो जाएगा कॉस ऑफ पाई बाई 4 45 डिग्री, ये है आपके पास कॉस ऑफ ओमेगा टी, तो ये भी हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 4 के बराबर। अगेन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी फॉर्मेट में दिखा, तो लिख सकते हैं आप साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ पाई बाई 4, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के SHM को फॉलो कर रहा है, जिसका टाइम पीरियड चूंकि यहाँ पे ओमेगा सिंगल है तो टाइम पीरियड आप लिखेंगे तो 2 पाई बाई ओमेगा के बराबर, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन कैरिड आउट बाय द गिवन सर्किट। अगर यहाँ पे देखें तो दोनों के लिए इनपुट सेम है, एक इस NAND गेट में तो ये आ जाएगा जस्ट इक्वलेंट टू ए इन्वर्जन गेट नॉट गेट, तो ये ए और बी बार, और सी के बारे में बात करें जो पास हो रहा है एक एंड गेट से, तो ए इंटू बी बार, फ्रॉम डी मॉर्गन्स थ्योरम से इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल बार, फिर आप अप्लाई करें तो ए इंडिविजुअल बार बी बार, और ये प्लस और डॉट कन्वर्ट हो जाएगा और में, तो ऐसा देखने को मिलता कहाँ पे, नॉर में, तो ऑप्शन आपको दिखा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। पहले इसी को चेक कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो r = r0 इंटू ए की पावर 1/3, जहाँ पे r0 एक कांस्टेंट टर्म जिसका वैल्यू 1.2 फर्मी मीटर के बराबर, और ए क्या होता है, मास नंबर। और अगर यहाँ पे मास की बात करें तो मास ऑफ न्यूक्लियस को लिख सकते हैं मास, यहाँ पे सॉरी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम के बारे में अगर बात करें तो वॉल्यूम पहले लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में वॉल्यूम बोला गया, तो वॉल्यूम को देखो लिख लेते हैं। तो वॉल्यूम V चूँकि इसके शेप को मानते हैं स्फेरिकल, तो ये होता है 4/3 पाई इंटू r³ के बराबर, जिसको आपने लिखा 4/3 पाई, ये हो जाएगा r0 का क्यूब इंटू ए का क्यूब, यानी ए की पावर 1/3 का होल क्यूब लिखे, तो ये प्रोपोर्शनल टू ए आ गया। पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। सेकंड चले तो वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस क्यूब रूट ऑफ मास, ये तो रॉन्ग हो गया चूंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट ये आ गया प्रोपोर्शनल में। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। अब डेंसिटी के बारे में बात करें तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी को लिख रहे हैं हम लोग मास बाई वॉल्यूम, और यहाँ पे जब भी मास की बात करेंगे तो मास इंटू यहाँ पे एटॉमिक मास चाहिए आपको, m इंटू ए से मल्टीप्लाई करेंगे, और वॉल्यूम जो भी आपने लिखा तो 4/3 पाई इंटू r0 क्यूब इंटू ए, तो ए से ए कट हो गया। डेंसिटी इंडिपेंडेंट हो गया मास नंबर से, तो ना कि ये डिपेंड नहीं करेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन दिखा डी, जहाँ ए और डी होगा तो वो ऑप्शन, तो ऑप्शन विल बी सेकेंड। नेक्स्ट Question number 17. Find the magnetic field at the point P in the figure. The curved portion is semicircle connected to two long straight wires. कुछ ऐसा अरेंजमेंट। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इस वायर को 1 मान लेते हैं, इस वायर को 2 मान लेते हैं, इस वायर को 3 मान लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट P पे फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से लिख सकते हैं, B एड P वेक्टरी फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। मस्ट बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1
प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 2 प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 3। लेकिन वायर 3 से जो पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे, उसके द्वारा यहाँ पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0, क्योंकि ये इसके एक्सटेंशन पॉइंट पे यहाँ पे लाई कर रहा है, तो इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। तो बचा आपके पास सिर्फ यहाँ पे 1 एंड 2। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बात करें ड्यू टू 1 की वजह से, तो ये क्या दिखा आपको, सेमी इनफाइनाइट वायर दिख रहा है। अगर ये सेमी इनफाइनाइट वायर, तो इसके से मैग्नेटिक जो फील्ड होगा पी पॉइंट पे, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, लेकिन आर दे रखा आपको 2r के बराबर। अब डायरेक्शन की बात करें, स्ट्रेट वायर है तो यहाँ पे राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे, तो करंट की दिशा में सारी फिंगर, रेस्ट फिंगर उधर, तो पी पॉइंट इधर है, सारी फिंगर करंट की दिशा में, रेस्ट पॉइंट पी, तो आया किधर, प्लेन के आउटवर्ड। तो जिस प्लेन में ये होगा उसके आउटवर्ड दिखेगा, तो यहाँ पे लिख लिया हम लोग डॉट, प्लस यहाँ पे लिखे बी ड्यू टू 2 की वजह से, तो ये आ गया म्यू नॉट, चूंकि कर्व्ड पोर्शन है तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई, अब ये क्या दिखाएगा वो 4r के बराबर, तो 4, लेकिन r दे रखा है आपको 2r के बराबर। इसको यहाँ पे कर्व्ड, तो राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, जिस डायरेक्शन में करंट सारी फिंगर को कर्ल करेंगे, थंब बताएगा डायरेक्शन, जो भी आया आउटवर्ड, तो ये भी लिख लिया यहाँ पे डॉट की वजह से। तो अब यहाँ पे पूछा कि आप दोनों को ऐड कर सकते हैं, चूंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे लिखे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 8r ले लिया यहाँ पे कॉमन, चूँकि 4 इंटू आर, तो 8r आ गया कॉमन। तो यहाँ पे आपके पास बचा 1/पाई प्लस 1, तो जो भी होगा डायरेक्शन रिजल्टेंट का वो भी आउटवर्ड हो जाएगा। इसको और थोड़ा सा सॉल्व किए तो b एट p विल बी इक्वल टू, पाई एलसीएम ले लिए, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 8 पाई r दिखा, ये आ गया पाई प्लस 1 के बराबर डॉट में। और इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 8 पाई इंटू आर, पाई प्लस 1। तो ऑप्शन एक ही दिखा होगा आपको, यहाँ पे आया फर्स्ट, म्यू नॉट आई 8 पाई आर इंटू पाई प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। A travelling wave is described by the equation yx comma t is 0.4 sin 2x minus 16t meter the velocity of the wave। अगर इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो yx comma t will be equal to a sin, यहाँ पे दे रखा आपको kx माइनस ऑफ ओमेगा t। कंपेयर किए तो ओमेगा यहाँ पे आ गया 16 के बराबर और k यहाँ पे दिखा आपको 2 के बराबर। पूछा गया वेव स्पीड, तो वेव स्पीड जो होता है v विल बी इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाई k। ओमेगा है 16, ये है 2, तो ये आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन आपको दिखा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। 125 identical drops each charged up to potential of 4 millivolt combined to form a bigger drop. The potential of the bigger drop will be x into 10 minus 2 volt where x is। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जस्ट डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप विल बी इक्वल टू n की पावर 2/3 पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप, ऐसा लिख सकते हैं, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स, जो कि दे रखा है आपको 125। तो इसको लिखे 125 की पावर ऑफ 2/3 इंटू पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप दे रखा 4 मिली वोल्ट, तो -3 लिख लिए। फिर क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का क्यूब की पावर हो गया ये 2/3 इंटू 4 इंटू 10 टू दी पावर -3 आ गया। 3 से 3 कट हो गया, तो ये कितना दिखा आपको 25 इंटू 4 इंटू 10 टू दी पावर -3। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 टू दी पावर -3, लेकिन आपको लिखना है 10 टू दी पावर -2 के टर्म में। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू दी पावर -2। कंपेयर किए इसको x से, तो x का वैल्यू आ गया आपके पास 10, तो ऑप्शन दिखा आपको सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ए गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, जो कि कैसा है, डायटोमिक है, एंड 6 मोल्स ऑफ नियॉन मोनोटॉमिक एट टेम्परेचर T, नेग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड्स। वाइब्रेशनल मोड को नेग्लेक्ट करना है। तो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी सम ऑफ इंडिविजुअल U1 प्लस U2 इंटरनल एनर्जी ऑफ द ऑक्सीजन एंड नियॉन के लिए। और हम लोग जानते हैं जो इंटरनल एनर्जी होता है उसको लिखते हैं NF/RT/2, तो यह आ गया N1F1RT/2, तो ये हो जाएगा N2F2RT/2, ऐसा लिख लिए। फर्स्ट का दे रखा है नंबर ऑफ मोल्स है इसके पास 4। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, चूंकि ऑक्सीजन है डायटोमिक, और डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 5, 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल इंटू R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर डिवाइडेड बाई 2 प्लस
इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है 6, डिग्री ऑफ फ्रीडम इस केस में 3, चूँकि ये मोनोटॉमिक गैस है, और ये हो गया गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर T डिवाइडेड बाई 2। ये इससे कट हो गया तो ये आ गया आपके पास 10 RT के बराबर, ये इससे कट हो गया तो प्लस 9 ऑफ RT के बराबर, तो ये आ गया 19 ऑफ RT। तो ऑप्शन आपको दिखा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। A circular coil of radius 12 cm 80 turns is rotated about its vertical diameter with an angular speed of 60 radians per second in a uniform horizontal magnetic field of 4 into 10 - 2 टेस्ला। यानी कि पीरियोडिक EMI का केस बना। देन मैक्सिमम EMF इंड्यूस्ड इन द कॉयल। तो अगर हम लोग बात करें चूँकि पीरियोडिक EMI में, इन केस ऑफ पीरियोडिक EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में EMI में, जिसका हम लोग कॉन्सेप्ट लिखते हैं E इक्वल टू E नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, वेयर इसी E नॉट को बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, जिसको लिख रहे हैं E ऑफ मैक्स, जो कि होता है N इंटू बी इंटू ए इंटू ओमेगा के बराबर। तो इसी E नॉट मैक्सिमम वैल्यू को नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे रखा है 80 इंटू मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है आपको 4 इंटू 10 टू द पावर -2 टेस्ला इंटू पाई आर स्क्वायर, चूँकि कॉयल देख रहा है सर्कुलर कॉयल के फॉर्म में आर स्क्वायर, तो इसको लिखे 12 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर दे रखा है, इंटू ओमेगा आपको दे रखा है 60 रेडियन पर सेकेंड। इसको सॉल्व किए तो ये वैल्यू आ गया आपके पास अप्रॉक्स में 8.7 वोल्ट के बराबर। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे 3। नेक्स्ट Question number 22. A steel rod of length 1.2 meter in cross sectional area temper -5 meter square is heated from 0 degree Celsius to 300 degree Celsius without being allowed to extend or bend. The compressive tension produced in the rod is x into 10⁴ Newton. तो find x, जहाँ पे यंग्स मॉडुलस दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दे रखा है। तो अगर यहाँ पे हम लोग थर्मल फोर्स की बात करें, थर्मल फोर्स यही होगा यहाँ पे कंप्रेसिव टेंशन के बराबर। तो इस थर्मल फोर्स का फार्मूला जस्ट होता है वाई ए एल्फा इंटू डेल्टा थीटा, जहाँ पे वाई यंग्स मॉडुलस दे रखा है 4 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू एरिया आपको दे रखा है 10 टू द पावर -5, तो लिख लिए, इंटू एल्फा दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, वो दे रखा है आपको 10 टू द पावर -4 लिखे, इंटू टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा है 300 - 0, तो ये लिख लिया 300 - 0, जो कि यहाँ पे मिला आपको। सॉल्व किए तो ये वैल्यू आ गया आपके पास, देखिए 4 इंटू ये 3 मल्टीप्लाई हो गया तो ये 12 दिखा, और 10 टू पावर 11 तो -4, और ये -4 ये इससे मिल गया 2, और यहाँ पे आ गया 4, तो ये आ गया 12 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन के बराबर, जिसको कंपेयर किए x इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन के बराबर, तो x का वैल्यू आ गया 12 के बराबर, तो ऑप्शन दिखा फर्स्ट। नेक्स्ट Question number 23. The critical angle for a denser rarer interface is 30 degree. The speed of light in rarer medium is 3 into 10⁸ meter per second. The speed of light in the denser medium. Again just ये formula based question, जिस formula में आप लिख सकते हैं sin of theta c critical angle sin theta c will be equal to mu r refractive index of rarer medium divided by refractive index of denser medium, और जिसको लिख सकते हैं speed of denser medium divided by speed in rarer medium, because हम लोग जानते हैं mu जो होता है वो inversely proportional to 1/v, inversely proportional to 1/ wavelength। तो अगर यहाँ पे sin थीटा c की वैल्यू देखो, थीटा c का वैल्यू दे रखा है 30 डिग्री, sin 30 होता है 1/2 विल बी इक्वल टू vd डिवाइडेड बाई vr। तो यहाँ से वेलोसिटी या स्पीड इन डेंसर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, तो ये आ गया vr डिवाइडेड बाई 2, जो कि दे रखा है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन आपको दिखा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. A particle located at x equal to 0 at time t equal to 0 starts moving along the positive x direction with a velocity v that varies as 3x⁴ The displacement of the particle varies with time as,
एक्चुअल में यहाँ पे आपको देखो जो वेलोसिटी वो दे रखा है एज ए फंक्शन ऑफ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ 3 इंटू एक्स की पावर 2/3, और इसी वेलोसिटी को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम के लिए लिख सकते हैं dx/dt विल बी इक्वल टू 3 इंटू एक्स की पावर 2/3। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर लिए और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2x की पावर 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू dt के बराबर। तो क्या इसको लिख सकते हैं x की पावर -2/3 इंटू dx विल बी इक्वल टू 3 इंटू dt। इंटीग्रेट कर देते दोनों तरफ। फर्स्ट को दे रखा है कि जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो ये भी x बराबर 0 था, जब टाइम t हो गया तो ये वैल्यू चेंज होकर हो गया x। अब x की पावर n का फार्मूला इंटीग्रेशन में x की पावर n dx का फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। जस्ट उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ किया तो यहाँ पे वैल्यू आ गया x की पावर -2/3 + 1 डिवाइडेड बाई -2/3 + 1। लिमिट है यहाँ पे 0 से x के बीच में, वो रिमेन सेम, जबकि ये आ गया 3 इंटू टी के बराबर। ये आ गया -2/3 + 1, तो ये हो गया 1/3। 1/3 ऊपर आके इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ये वैल्यू आपको दिखा x की पावर 1/3 इंटू 3, ये ऊपर मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, विल बी इक्वल टू 3 इंटू टी। 3 से 3 कट हो गया तो x की पावर 1/3 आ गया t के बराबर, या फिर क्या इसको लिख सकते हैं x विल बी इक्वल टू t³। तो x प्रोपोर्शनल दिखा t³, तो ऑप्शन आया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। Two capacitors each having capacitance 60 microfarad are connected in series. The space between one of the capacitor is filled with dielectric material of dielectric constant K such that the equivalence capacitance of the system become 50 microfarad. The value of K will be। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट की बात करें तो इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ये होगा C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 + C2 के बराबर। जो इक्विवेलेंट आपको दे रखा है 50 माइक्रोफैरड, तो इसको लिख लिया 50, और C1 यहाँ पे C0 के बराबर, जबकि C2 के लिए बोल दिया गया कि डायरेक्टिक कांस्टेंट को कम्प्लीटली इंसर्ट करा दिए, तो ये हो गया C0 + K C0 के बराबर। तो ये वैल्यू आपको दिखा K इंटू C0 डिवाइडेड बाई K + 1। C0 से C0 एक कट हो गया तो ये वैल्यू हो गया 50। K आपको पता करना है और C0 आपको दे रखा है इनिशियल वैल्यू 60 माइक्रोफैरड, तो माइक्रोफैरड यहाँ से कट हो जाएगा तो ये आ गया K + 1। 6 से ये 0 से 0 कट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 5K + 5 विल बी इक्वल टू 6 इंटू K के बराबर। तो यहाँ से K का वैल्यू आ गया 5, तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल बी 5, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट Question number 26. In an interference experiment, the ratio of amplitude of coherent waves is A1/A2 is equal to 1/4. The ratio of maximum and minimum intensities of fringes will be। अगर max और min, जस्ट अगेन ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो I max डिवाइडेड बाई I min इन टर्म्स ऑफ, अगर हम लोग यहाँ पे लिखें √I1 इंटेंसिटी के टर्म में, तो √I2 डिवाइडेड बाई √I1 माइनस ऑफ √I2 का होल स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे A1 + A2 डिवाइडेड बाई A1 - A2 का होल स्क्वायर। फिर क्या किया यहाँ से I max डिवाइडेड बाई I min का रेशियो विल बी इक्वल टू A2 स्क्वायर, यहाँ से ले लिए कॉमन, तो ये आ गया A1/A2 + 1 डिवाइडेड बाई नीचे भी A2 स्क्वायर यहाँ कॉमन आ गया, अंडर रूट से बाहर, ये स्क्वायर से बाहर करने पे ये वैल्यू दिखा आपको A1/A2 - 1 के बराबर। फिर A2 स्क्वायर कट हो गया, A1/A2 आपको दे रखा है 1/4 + 1। अगेन देखिए ये होल स्क्वायर होगा तो इसको स्क्वायर कर लेते हैं 1/4, और ये आ गया 1/4 - 1 का ये आ गया होल स्क्वायर। तो ये आपको दिखा 5/4 डिवाइडेड बाई माइनस का 3/4 का होल स्क्वायर माइनस में, लेकिन स्क्वायर करने पे कट हो जाएगा तो ये आ गया 25 डिवाइडेड बाई 9, तो ऑप्शन दिखा आपको 3। नेक्स्ट, बिकॉज 4 से 4 भी कट हो जाएगा। Question number 27. For the given uniform square lamina ABCD whose center is O,
पता करना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए हम लोग जानते हैं अगर यहाँ पे स्क्वायर लैमिना है तो 2 डायमेंशनल बॉडी है, तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अगर यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को माना जाए और यहाँ पे ये वाई एक्सिस कंसीडर करें, ये वाई एक्सिस, तो जस्ट इसके सेंटर से पास होता हुआ प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ये बन जाएगा जेड एक्सिस। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड विल बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हम लोग बात की है। अगर इसका साइड यहाँ पे ए हो, एक स्क्वायर लैमिना जिसका साइड ए हो, तो इसी आई एक्स को हम लोग बात करें तो आई जेड जो होता है ये मिलेगा आपको एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 विल बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। लेकिन अगर सिमिट्री से बात करें तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के अबाउट होगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई के अबाउट होगा ड्यू टू सिमिट्री, चूंकि ये एक्स एक्सिस के अबाउट अपर और लोअर पार्ट हाफ सेम है। और अगर वाई एक्सिस की बात करें तो राइट एंड लेफ्ट पार्ट भी यहाँ पे जस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, तो आई एक्स विल बी इक्वल टू आई वाई, जिसको आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स या 2 टाइम्स ऑफ आई वाई के बराबर। तो यहाँ से आई एक्स और आई वाई जो इक्वल था इसका वैल्यू आ जाएगा एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, ऐसा आप जानते हैं। अगर यहाँ पे AC और ऐसे ही आप यहाँ पे BD के अबाउट बात करें, जो यहाँ पे डायमीटर है, अगेन इस AC के अबाउट जितना पोर्शन अब इसके अबव है उतना पोर्शन इसके बिलो है, यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पे ड्यू टू सिमेट्री। सिमिलरली अगर BD के अबाउट डायगनली बात करें तो जितना पोर्शन इसके अबव है उतना ही पोर्शन इसके लोअर है। अगेन यहाँ पे सिमेट्री के बेसिस पर बात कर सकते हैं कि यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगेन आप लिख सकते हैं, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AC डायगनली प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट BD मस्ट बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O, जो कि है आई जेड के अबाउट। अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को डिफाइन कर ले तो फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, लेकिन अगेन ड्यू टू सिमेट्री तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट BD इक्वल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AC के, जो कि इसके भी बराबर हो जाएगा, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AC विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट BD के बराबर, वो भी होगा MA स्क्वायर बाई 12। अगर यहाँ पे देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AC विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट EF, चूँकि इसी को इसने नाम दे दिया E और F, तो इसको भी हम लोग नाम देते हैं, ये है E और ये है पॉइंट यहाँ पे F, इसी को हम लोग वाई एक्सिस बोले। तो ऑप्शन दिखा आपको सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, a wire of resistance R1 is drawn out so that its length is increased by, ध्यान दीजिएगा increased to नहीं लिखा हुआ है, increased by thrice of its original length लिखा हुआ है। the ratio of new resistance to the original resistance क्या हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे स्ट्रेचिंग का केस आया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट, और जैसे ही वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो रेजिस्टेंस को लिखते हैं हम लोग रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। वॉल्यूम लाने के लिए इन टर्म्स ऑफ लेंथ में लेंथ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये नीचे बन गया वॉल्यूम, मटेरियल सेम है, तो यहीं पर रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल दिखा एल स्क्वायर के। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं R1 डिवाइडेड बाई R2 विल बी इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे अगर L1 को L बोला जाए तो L2 को इंक्रीज बाई, यानी L में 3L और इंक्रीज कर दिया गया का होल स्क्वायर, जो कि आ गया 1/4 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 1/16 दिखा आपको। पूछा है कि जो न्यू रेजिस्टेंस है और जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस था उसका रेशियो, तो ये हो जाएगा 16:1, जस्ट रिवर्स। तो ऑप्शन दिखा आपको फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, a force F equal to 6i cap plus 4j cap plus 3k cap Newton is applied over a particle which displaces it from its origin to the point r is equal to 3i cap minus j cap meter. The work done on the particle in joule। देखिए अगेन यहाँ पे दे रखा है, चूँकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों दे रखा है वेक्टर फॉर्म में, तो वर्क डन जो होगा वो लिखेंगे फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर फॉर्म ये स्केलर तो डॉट प्रोडक्ट आ गया। फोर्स की बात की तो ये आ गया 6i कैप प्लस ऑफ 4j कैप प्लस ऑफ 3k कैप, डॉट प्रोडक्ट ले लिया यहाँ पे, और डेल्टा आपको दे रखा है 3i कैप माइनस का j कैप। सेम मल्टीप्लाई i के साथ ही i मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे i डॉट i1 हो गया, तो ये हो गया 6 इंटू 3 18 आ गया, और 4 इंटू इसके साथ में -4 दिखा, तो ये आ गया आपके पास 14 जूल। तो वर्क डन आ गया 14 जूल, तो ऑप्शन हो गया 4। नेक्स्ट
Question number 30. The magnifying power of a telescope with tube length 95 centimeter is 18. ट्यूब लेंथ की बात करें तो लेंथ विल बी एल इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस और फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस के सम के बराबर, जो कि दे रखा है आपको 95 सेंटीमीटर। एंड मैग्नीफाइंग पावर कैपिटल एम विल बी इक्वल टू एफ ओ डिवाइडेड बाई एफ ई, वो दे रखा है आपको 18। तो यहाँ से क्या एफ ओ को लिख सकते हैं 18 एफ ई के बराबर। इसको पुट कर दिए फर्स्ट में, तो ये हो गया 18 एफ ई प्लस एफ ई विल बी इक्वल टू 95। तो ये हो गया 19 ऑफ एफ ई विल बी इक्वल टू 95। तो एफ ई आ गया आपके पास 5 ऑफ सेंटीमीटर। तो पूछा कि आई पीस का क्या होगा, तो ऑप्शन दिखा आपको सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। A bag of sand of mass 19.6 kg suspended by a rope, a bullet of 400 gram traveling with speed 20 meter per second gets embedded in it, then loss of kinetic energy will be। देखिए कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रहा कि एक यहाँ पे बैग है ऐसा, यहाँ पे जिसका मास मान लेते हैं m2 है, एक बुलेट है जिसका मास m1, स्पीड u1 से इसको स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद में इसी में एम्बेडेड हो गया, और एम्बेडेड होने पर ये कॉमन वेलोसिटी से चलना मूव करना शुरू कर दिया। जब यहाँ पे बुलेट भी आ गया इसके इनसाइड में और इसका मास m2 था, तो लॉस पूछा गया, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, इसको डेल्टा के बोलेंगे, लॉस है तो के इनिशियल माइनस ऑफ के फाइनल के बराबर। तो डेल्टा के विल बी इक्वल टू के इनिशियल लिखेंगे तो हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर, यहाँ पे u1 लिए, माइनस लिखेंगे एम्बेडेड होने के बाद फाइनल इसके पास होगा हाफ ऑफ m1 m2 इंटू वी का स्क्वायर। और यहीं पे अगर हम लोग वी स्क्वायर की बात करें तो कॉमन वेलोसिटी पता करेंगे फ्रॉम COLM, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। तो m1 इंटू u1 प्लस 0 विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी के बराबर। तो ये कॉमन वेलोसिटी आपके पास आ गया v इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस ऑफ m2 इंटू u1। इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा हाफ ऑफ m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 स्क्वायर के बराबर। सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट किए, हाफ m1 फर्स्ट के केस में मास दे रखा है इसका 400 ग्राम, तो इसको लिखे 400 ग्राम है तो 10 टू द पावर माइनस 3। इसका वैल्यू दे रखा है 19.6 डिवाइडेड बाई ये 19.6, और इसका वैल्यू जब 400 ग्राम को लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.4 भी लिखेंगे इसको। और वेलोसिटी दे रखा है आपको 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 का होल स्क्वायर लिख लिया। जब इसको सॉल्व किए तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो 78.4 जूल के बराबर होगा। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 78.4 जूल। तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। लिस्ट है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। इसको देखना कि 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो एक्चुअली में हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअली में बताता है किसी भी सिस्टम के पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज सो दैट अ सिस्टम कैन हैव एनर्जी, जिसको हम लोग लिखते हैं ट्रांसलेशनल एनर्जी पॉसिबल, रोटेशनल एनर्जी पॉसिबल प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी पॉसिबल। तो 3 टाइप की यहाँ पे एनर्जी आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट केस में अगर ये मोनोएटॉमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक के लिए लिखते हैं 3, जिसमें 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। चूँकि मोनोएटॉमिक गैस में रोटेशनल और वाइब्रेशनल कंसीडर नहीं करते। रीज़न क्या, क्योंकि आई रोटेशनल में k बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है सेपरेशन बिटवीन वो क्या होता है नेग्लेक्टेड, तो इसलिए वो वाला टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो ए का यहाँ पे आ गया मोनोएटॉमिक गैस, तो ए का फर्स्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन या तो 1 हो गया तो 3 होगा, ऑप्शन 2 एंड 4 तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया। इन दोनों को पहले यहाँ पे कट कर दिया। 1 एंड 3 में अब चेक करना है। सेकंड देखते हैं 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल, तो ये तो आ गया डायटोमिक में, बिकॉज हम लोग बात करें सेकंड वाले के लिए तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल टू ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। तो 3 टाइप का ट्रांसलेशन के लिए 2 एक्सिस जो परपेंडिकुलर एक्सिस, अगर ये x के अबाउट यहाँ पे डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस के मॉलिक्यूल्स अगर x एक्सिस के अबाउट हैं, चूंकि डंबल शेप में वो होता है, तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस y और z के अबाउट रोटेट कर सकता है। तो इसके पास रोटेशनल तो आ गया 3, यानी कि ये मिलेगा आपको 5 के बराबर। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब ये रिजिड होगा, बिकॉज रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में बॉन्ड लेंथ जो होगा वो कांस्टेंट होगा, जिसके से वो वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे, यानी कि उसके पास वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं होगा एक्स्ट्रा, ओनली उसके पास ट्रांसलेशनल रोटेशनल होगा। तो 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो बी का होना चाहिए रिजिड डायटोमिक, तो ये आपको फर्स्ट इसका दिखा, बी का आ गया थर्ड, तो बी का आ गया थर्ड, बी का यहाँ पे 4, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे टिक कर देंगे, ऑप्शन 3 होगा यहाँ पे। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल 1 वाइब्रेशनल, तो 3 ट्रांसलेशनल और 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल और 1 वाइब्रेशनल, ये होता है नॉन रिजिड डाई एटॉमिक गैसेस मॉलिक्यूल्स के लिए, जिसका बॉन्ड लेंथ कांस्टेंट नहीं होता, इसलिए वो वाइब्रेट भी कर सकता है। तो सी का होगा यहाँ पे 4, तो सी का दिखा यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल, ये आ गया पॉलीटॉमिक का, तो डी का हो गया सेकंड, तो ऑप्शन आपको दिखा 3। नेक्स्ट, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें यहाँ पे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 टाइप का यहाँ पे मोशन होता है। अगर इसको प्रोजेक्ट की किसी स्पीड u से एंगल थीटा पे, तो ये यहाँ पे होगा ux, यहाँ पे मिलेगा uy। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन होता है प्रोजेक्टाइल में इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो मोशन कैसा हो गया, मोशन इज़ यूनिफॉर्म, मोशन अगर यूनिफॉर्म है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन, तो इसका स्पीड रिमेन कांस्टेंट, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34, 2 beams of light of intensities I1 and I2 interfere to give an interference pattern if the ratio of the maximum intensity to the minimum intensity is 16/9, then I1 by I2। अगेन जस्ट ये फार्मूला बेस्ड है। अगर यहाँ पे बात करें तो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो होगा वो होगा अंडर रूट I1 इंटेंसिटी के टर्म में रूट I2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं। फिर क्या करें, यहाँ पे रूट I1 और रूट I2 का रेशियो लिख लेते हैं। ये देखिए रूट I1 डिवाइडेड बाई रूट I2 प्लस 1, क्या कर रहे हैं, रूट I2 को यहाँ से कॉमन ले लिए, यहाँ से रूट I2 कॉमन ले लिए, तो ये यहाँ पे ये यहाँ पे माइनस साइन होगा, फिर से लिख लेते हैं, I1 माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या किए, रूट I1 डिवाइडेड बाई I2 माइनस 1, ये आ गया इसका होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखे, रूट I2 कॉमन लेके कट कर दिए, तो ये यहाँ पे आई मैक्स और आई मिन का रेशियो आपको दे रखा है 16 डिवाइडेड बाई 9। अब इसकी वैल्यू को अगर हम लोग x मान लें, तो लेट x है अपने पास, रूट I1 बाई I2 के रेशियो को हम लोग x मान लिए ताकि लिखने में आसानी हो। तो अंडर रूट यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आएगा, तो क्या आप डायरेक्ट अब यहाँ से लिख सकते हैं, ये 4/3 विल बी इक्वल टू, इसको x माने तो ये हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, 4x माइनस 4 विल बी इक्वल टू 3x प्लस 3, इसको इधर ले आए तो ये x बराबर आ गया 7, और x था क्या आपके पास, रूट ऑफ I1 बाई I2 का रेशियो था 7, तो पूछा आपसे I1 बाई I2 क्या हो जाएगा, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, तो ये वैल्यू आ गया 49, तो ऑप्शन दिखा आपको सेकेंड। नेक्स्ट, Question number 35. 3 blocks A, B and C of masses 6 kg, 4 kg, 2 kg respectively are in contact on the frictionless surface as shown in the figure. If a force of 36 Newton is applied on the 6 kg block, then the contact force between A and B। देखिए अगर यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F, जिसका वैल्यू दे रखा है आपको 36 न्यूटन के बराबर, तो ये पूरा सिस्टम एक साथ मूव करेगा, तो इस सिस्टम के पास एक एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्योंकि इस सिस्टम के लिए ये एक एक्सटर्नल फोर्स है। जो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम की बात करें तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू नेट ड्राइविंग फोर्स, जिसको हम लोग लिखते हैं नेट ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो नेट ड्राइविंग फोर्स कितना दे रखा आपको 36 डिवाइडेड बाय टोटल मास आ गया 6 प्लस 4 प्लस 2, तो ये हो गया आपके पास 12, तो ये आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर ये एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, ये आ गया आपके पास 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ पे FBD ड्रॉ करें, ए का FBD ऑफ ए,
ए बी डी अगर ए का ड्रॉ करें तो देखिए ये ए वाला ब्लॉक है जिसका मास दे रखा है 6 kg। इसके इस तरफ फोर्स अप्लाई, चूंकि ए बी डी का मतलब होता है कि जिसका ए बी डी ड्रॉ करते हैं उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं उसको वेक्टरली रिप्रेजेंट करना कहलाता है आपका ए बी डी। तो ये फोर्स अप्लाई किया इधर एफ, बी के साथ ये कॉन्टैक्ट में, तो इसके पास एक कॉन्टैक्ट फोर्स है जिसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन एन। और ये पूरा सिस्टम, ये सिस्टम ऑफ एक्सेलरेशन, देखिए जब भी सिस्टम की बात होती है तो ये एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि जो एक्सेलरेशन सिस्टम का वो होगा वो उसके इनसाइड जितने भी ब्लॉक्स होंगे सबका एक्सेलरेशन रिमेन सेम। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो 6 kg का भी एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा जो सिस्टम का था। फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ से अब बात करें, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ से तो नेट फोर्स हो जाएगा F और N इधर है तो F माइनस एन, F N से बड़ा होगा बिकॉज सिस्टम इधर मूव कर रहा है, मस्ट बी इक्वल टू M इंटू ए ऑफ सिस्टम लिखे। F का वैल्यू यहाँ पे 36 माइनस ये कॉन्टैक्ट फोर्स पता करना है, ये 6 और ये हो गया 3 तो ये हो गया 18। तो यहाँ से कॉन्टैक्ट फोर्स आ गया 18 न्यूटन के बराबर। तो ऑप्शन आपको दिखा फर्स्ट। नेक्स्ट Question number 36. Light of wavelength lambda and lambda b fall on two identical metal plates A and B respectively. The maximum kinetic energy of photoelectrons is Ka and Kb respectively. Then which of the following relations is true if lambda दे रखा है 3 times of lambda b। तो फ्रॉम आइंस्टीन्स इक्वेशन से बात करें तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है विल बी इक्वल टू HF माइनस ऑफ फाई नॉट के बराबर, जिसको आप लिख सकते हैं SC बाई लैम्डा माइनस ऑफ फाई नॉट। तो यहाँ पे देखिए ए और बी के टर्म में लिख लेते हैं, के ए विल बी इक्वल टू SC डिवाइडेड बाई लैम्डा ए माइनस ऑफ फाई नॉट। सिमिलरली फॉर बी के लिए लिखें तो SC डिवाइडेड बाई लैम्डा ऑफ बी माइनस ऑफ फाई नॉट। अब यहाँ पे लैम्डा ऑफ बी दे रखा है आपको, वो लैम्डा ऑफ क्या लिख सकते हैं आप इसको SC लैम्डा ऑफ बी को लैम्डा ए बाई 3, तो लैम्डा ए और 3 ऊपर आ गया माइनस ऑफ फाई नॉट लिख सकते हैं। इसको इसमें माइनस कर दिए, यानी क्या लिखे हम लोग के बी माइनस के ए लिखे, तो ये माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया, कट हो गया। तो आपको मिला क्या यहाँ से 3SC डिवाइडेड बाई लैम्डा ए माइनस ऑफ SC डिवाइडेड बाई लैम्डा ए, तो 2 टाइम्स ऑफ SC डिवाइडेड बाई लैम्डा ए आ गया। फिर देखते हैं यहाँ पे एक स्टेप और, तो KB माइनस KA विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ SC बाई लैम्डा ए। और SC बाई लैम्डा ए को क्या हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से फिर लिख सकते हैं KA प्लस फाई नॉट के बराबर, KA प्लस फाई नॉट के बराबर। तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास KB माइनस KA विल बी इक्वल टू 2KA प्लस ऑफ 2 फाई नॉट। तो इधर इसको ट्रांसफर कर दिए तो KB बराबर आ गया 3 ऑफ KA प्लस 2 ऑफ फाई नॉट। तो देखो अब यहाँ पे KB का वैल्यू जो पहले था SC माइनस लेमडा बी माइनस फाई नॉट था, वो प्लस 2 फाई नॉट आ गया, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी होगा फॉर मेटल प्लेट B के लिए वो ग्रेटर देन हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ KA के। तो KB ग्रेटर 3 के, ऑप्शन दिखा आपको 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. An object flying in air with velocity 25 I cap plus 16 j cap minus 10 cap suddenly breaks into two pieces whose masses are in the ratio 1:4. The smaller mass flies off with the velocity दे रखा है, then the velocity of larger mass क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, चूंकि यहाँ पे ब्रेक किया तो कहीं पे एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम में नहीं, सिस्टम का एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो अप्लाई कर सकते हैं COLM कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं M इंटू U1 या M इंटू यू मस्ट बी इक्वल टू M1V1 प्लस ऑफ M2V2। चूंकि डायरेक्शन यहाँ पे नहीं पता तो हम लोग क्या किए, वेक्टर फॉर्म में लिख लिए। इनिशियल में चूंकि ब्रेक किया 1:4 में, तो इसका मतलब इनिशियल मास इसके पास कितना रहा होगा 1 + 4 यानी 5 के बराबर। तो मान लेते हैं टोटल मास यहाँ पे 5m और इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखा है यहाँ पे 25 ऑफ I कैप प्लस 16 ऑफ J कैप माइनस 10 ऑफ K कैप विल बी इक्वल टू, फर्स्ट का यहाँ पे मास दे रखा है m ओनली चूँकि 1:4 में है, जिसका स्पीड दे रखा है आपको 65 I कैप प्लस 56 ऑफ J कैप प्लस 30 ऑफ K कैप प्लस सेकंड वाले का जो मास रेशियो हो जाएगा वो 4m के बराबर हो जाएगा। और इसकी वेलोसिटी आपको पता करना, तो v2 यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिख लिए। देखिए m कट होता चला गया, तो ये आ गया आपके पास 125 I कैप मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस
ये हो गया 80 जे कैप माइनस का 50 के कैप विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास, इसको ट्रांसफर भी कर देंगे अभी, चलिए लिख लेते हैं 65 आई कैप प्लस 56 जे कैप प्लस 30 ऑफ के कैप प्लस 4 इंटू V2 यहाँ वेक्टर फॉर्म में, इसको जहाँ पे ट्रांसफ़र किए तो ये आ गया आपके पास 125 माइनस 65। अगर इसको सॉल्व किए तो ये आपके पास आ जाएगा 5 से 5 ये 0 हो गया, तो ये आ गया 60 का आई कैप और 80 और माइनस 56 करेंगे तो प्लस का 24 जे कैप, इसको इधर लेकर आए तो ये आ गया माइनस का 80 के कैप विल बी इक्वल टू 4 ऑफ V2। अब पूरी इक्वेशन को 4 से यहाँ पे डिवाइड कर दिए तो देखिए V2 का यहाँ पे वैल्यू आ गया, V2 विल बी इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में 4 से इसको कट किए तो ये आ गया 15 आई कैप प्लस ये हो गया 6 जे कैप, तो कहाँ पे देखा 15 आई कैप प्लस 6 जे कैप, और देखिए 80 4 से किए तो माइनस का आ गया 20 ऑफ के कैप, तो 15 प्लस 6 माइनस 20, तो ऑप्शन दिखा आपको 4। नेक्स्ट question number 38. When a resistance of 200 ohm is connected in a series with a galvanometer of resistance capital R, its range is V। क्योंकि जानते हैं अगर सीरीज़ में एक हाई वैल्यूड रजिस्टर ऐड कर दे किसी भी गैल्वेनोमीटर के तो ये बिहेव करता है एज ए वोल्ट मीटर, ऐसा हम लोग जानते हैं। उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को R लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि अब ये बिहेव करेगा एज ए वोल्ट मीटर जिसका रीडिंग जो होता है V विल बी इक्वल टू फ्लो होने वाला करंट यहाँ पे IG के बराबर, V विल बी इक्वल टू IG R प्लस G। लेकिन यहाँ पे गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप बात करें तो ये V यहाँ पे वोल्ट मीटर ये रीड कर रहा है, फर्स्ट केस में रेंज इसका V है, करंट यहाँ पे लिखे हम लोग IG, रेजिस्टेंस दे रखा है यहाँ पे 200 ओम के बराबर, लेकिन यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है कैपिटल R के बराबर, ये ऐसा लिखे। अब बोल रहा है कि ए रेजिस्टेंस ऑफ 800 कनेक्टेड इन सीरीज विद 200 ओम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ R। अगेन ताकि इसके जो रीडिंग है टू डबल इट्स रेंज, सेकंड केस में बोल रहा रेंज इसका डबल कर दिए, IG रिमेन सेम, लेकिन कब ऐसा किए जब 200 के सीरीज में 800 ओम का रेजिस्टेंस और ऐड कर दिए प्लस R के बराबर। इसी 2 इंटू V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो 2 इंटू V की जगह पे आ जाएगा IG इंटू 200 प्लस R विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा IG इंटू 1000 प्लस R के बराबर। IG से IG कट हो गया, ये हो गया 400 प्लस 2R विल बी इक्वल टू, ये हो गया 1000 प्लस R के बराबर, तो यहाँ से R आपको मिल गया 600 ओम, तो ऑप्शन दिखा आपको सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39. If compressibility of a material is 8 into 10 power minus 6 per atm, compressibility inversely proportional to bulk modulus होता है, pressure is 150 atm and volume is 200 centimeter cube, then find the value of delta V, change in volume क्या होगा। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो bulk modulus will be equal to delta P डिवाइडेड बाई माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा V बाई V, और इसी बल्क मॉडुलस को लिख सकते हैं 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी, ये ऐसा होता है कंप्रेसिबिलिटी के बराबर। तो यहाँ से डेल्टा V पूछा गया तो क्रॉस मल्टी, इसी कंप्रेसिबिलिटी को 1 अपॉन C भी लिख सकते हैं, इसको C से रिप्रेजेंट कर दिए, तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू मिला तो V इंटू C इंटू डेल्टा P विल बी इक्वल टू डेल्टा V। डायरेक्ट पूछा गया, वॉल्यूम यहाँ पे दे रखा है 200 सेंटीमीटर क्यूब में, कंप्रेसिबिलिटी है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 पर एटीएम, और यहाँ पे ये प्रेशर भी आपको दे रखा है एटीएम में, तो एटीएम कट हो गया, मिला आपको यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये हो गया 150 दे रखा है, विल बी इक्वल टू डेल्टा V। जब इसको सॉल्व किया यहाँ से तो डेल्टा V का वैल्यू आ जाएगा, देखिए 8 दून ये हो जाएगा 150 इंटू 2, चूँकि यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 इससे कट हो गया तो ये हो गया 30, एक और कट हो गया तो ये आ गया आपके पास 24, यानी कि डेल्टा V का जो वैल्यू मिलेगा वो आ जाएगा 0.24 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, तो ऑप्शन एक दिखा आपको फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40. The fundamental frequency of a closed pipe is 120 Hz. If 1/5 of the pipe is filled with water, then the frequency of the second overtone of the pipe now is.
देखिए अगर यहाँ पे बात करें, इनिशियल में दे रखा है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, इस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का अगर टोटल लेंथ यहाँ पे L है, तब इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होता है वो हम लोग लिखते हैं NV डिवाइडेड बाई 4L, जहाँ पे N क्या होता है, ऑड हार्मोनिक्स 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो फॉर फंडामेंटल के लिए बात करें तो N का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो फंडामेंटल के लिए लिखे यहाँ पे F नॉट, ये N का वैल्यू हो गया 1, तो V डिवाइडेड बाई 4L जो कि आपको दे रखा है क्वेश्चन में 120 हर्ट्ज के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 1 देख लिए। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 1/5 पार्ट, अगर यहाँ पे 1/5 पार्ट में वाटर फिल कर दिया गया, ये 1/5 का मतलब L/5, तो रेस्ट यहाँ पे जो बचेगा वो कितना आ जाएगा 4L/5, जिसमें यहाँ पे हार्मोनिक्स क्रिएट होंगे। उसी हार्मोनिक्स में आपसे पूछा कि सेकंड ओवरटोन के लिए फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा। तो नाउ देखिए अब यहाँ पे F डैश को लिखेंगे हम लोग NV डिवाइडेड बाई 4, अब L डैश हो जाएगा, तो ये F डैश विल बी इक्वल टू N इंटू V डिवाइडेड बाई 4, और L डैश का वैल्यू आ गया आपके पास 4L डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ पे N हार्मोनिक्स क्या होगा, तो बोला गया सेकंड ओवरटोन है, सेकंड ओवरटोन है, तो यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, तो सेकंड ओवरटोन के लिए हार्मोनिक्स मिलेंगे आपको यहाँ पे 5, तो इसको आपने लिखा 5, ये 5 मल्टीप्लाई हो गया, तो 25 इंटू V डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4L, ऐसा लिख लिया, अरेंज कर लिए, ताकि V/4L को 120 लिख सकें। तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 25 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 120, तो ये आ गया आपके पास 750 हर्ट्ज के बराबर। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, an element dl is equal to dx I cap where dx is equal to 0.5 centimeter is placed at the origin and carries a large current I 20 ampere. What is the magnetic field on the y axis at a distance of 0.25 meter? यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा कि ओरिजिन के अबाउट, जो x एक्सिस के अबाउट यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे एक एलिमेंट दे रखा है जिसमें करंट, जिसका यहाँ पे लेंथ दे रखा है सबसे पहले dl विल बी इक्वल टू dx I कैप, उसी dx का वैल्यू है 0.5 सेंटीमीटर, तो -2 I कैप लिख लिए। यहाँ पे आ गया मीटर में, तो dl का वैल्यू मिल गया वेक्टर में। इसमें करंट फ्लो कर रहा है I 20 एम्पियर, तो y एक्सिस में कोई एक पॉइंट P है जो यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर R दे रखा है, ये दे रखा है आपको 0.25 मीटर के बराबर, 0.25 वेक्टर फॉर्म है, तो j कैप मीटर में लिख लिया इसको, जबकि ये भी आपका किस में आ गया, मीटर में आ गया, ये वैल्यू ये भी लिख लिया हम लोग। पूछा कि इस P पॉइंट पे जो y एक्सिस के अबाउट है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो फ्रॉम बायोट-सावर्ट्स लॉ से किसी भी करंट एलिमेंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं म्यू नॉट I वेक्टर फॉर्म में dl क्रॉस r डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आर क्यूब, जस्ट यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे पुट किए फार्मूला बेस्ड। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू जानते हैं 10 टू द पावर -7, करंट आपको दे रखा है 20 एम्पियर, डी एल क्रॉस आर, डी एल आपको दे रखा है आई कैप के लॉन्ग, और यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए डी एल दे रखा है आई कैप के लॉन्ग, तो ये जानते हैं आई जे के डायरेक्शन पता करने के लिए, और आर दे रखा है आपको जे के लॉन्ग, तो आई क्रॉस जे करेंगे तो आएगा के। अब यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, डी एल आपको दे रखा है 0.5 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू आर आपको दे रखा है 0.25, और आई क्रॉस जे, चूँकि यहाँ पे दे रखा है आई क्रॉस जे करेंगे तो ये आ जाएगा के कैप के लॉन्ग, वैल्यू इसका होगा टेस्ला में, डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू आपको दे रखा है, आर का वैल्यू है 0.25 का होल क्यूब। तो एक यहाँ से ये कट हो गया, इसको सॉल्व किया तो ये रिजल्ट आया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7, लेकिन के कैप के लॉन्ग टेस्ला में, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास dB, तो ऑप्शन दिखा आपको 4। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, कैलकुलेट द मीन परसेंटेज एरर इन 5 ऑब्जर्वेशन 60, 61.5 एंड 60 एंड सो ऑन 62। तो कैलकुलेट मीन परसेंटेज एरर पूछा गया आपसे। देखिए हम लोग यहाँ पे एरर की बात करें तो एरर एक्चुअल में होता क्या है, एरर वैल्यू होता है डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस ऑफ ऑब्जर्व्ड या कैलकुलेटेड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ये भी लिख सकते हैं आप, या ऑब्जर्व्ड
माइनस मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस को बोलते हैं, लेकिन इसका यहाँ पे मॉड लेते हैं, एरर की बात कर रहे हैं। तो ट्रू वैल्यू जो कि हम लोग एज्यूम करते हैं, अगर यहाँ पे दे रखा है बहुत सारी वैल्यूज, तो ये जस्ट इक्वलेंट टू होता है मीन वैल्यू के बराबर, यानी मीन वैल्यू एज्यूम करते हैं हम लोग जस्ट इक्वलेंट टू द ट्रू वैल्यू को बराबर। अगर यहाँ पे मीन वैल्यू की बात करें तो एक्स ऑफ मीन लिख रहे हैं, एक्स ऑफ मीन जो यहाँ पे सारी वैल्यूज दे रखा है उसका मीन निकालते हैं, तो 60 प्लस दूसरा देखा 60.5 प्लस तीसरा देखा 61 प्लस 61.5 प्लस 62 डिवाइडेड बाई 5, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 305 डिवाइडेड बाई 5 विल बी इक्वल टू 61। ये आ गया मीन वैल्यू। अब यहाँ से पता करेंगे कि फर्स्ट रीडिंग में एरर क्या होगा, तो डेल्टा x1 एरर इन फर्स्ट रीडिंग, एरर इन फर्स्ट, ऐसे सेकंड, ऐसे थर्ड में पता करेंगे। तो यहाँ मॉडुलस ऑफ मीन वैल्यू को ट्रू वैल्यू माइनस फर्स्ट में दे रखा है आपको यहाँ पे 60 के बराबर, तो ये वैल्यू आ गया 1 के बराबर। ऐसे सेकंड में ऐसे लिखेंगे मीन इन सेकंड, एरर इन सेकंड, सॉरी एरर इन सेकंड, तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ 61 माइनस ऑफ 60.5, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 0.5 के बराबर। सिमिलरली ऐसे एरर इन 3 में पता किए, तो ये आ गया मॉडुलस ऑफ अगेन 61 माइनस ऑफ तीसरा 61 मॉड में ये आ गया 0 के बराबर। ऐसे ही 4 का पता किए 61 माइनस ये दे रखा आपको 61.5, तो ये आ गया 0.5। और एरर इन फिफ्थ रीडिंग में पता किए तो ये 61 माइनस ऑफ 62 मॉड में ये भी आ गया 1। तो इन सारी एरर्स का मीन क्या आया तो उसको पता कर लिए। वो वैल्यू आपको दे रखा है 1 प्लस दूसरा वैल्यू है आपके पास 0.5, तीसरा वैल्यू है 0 प्लस 0.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ गया 3 डिवाइडेड 5 विल बी इक्वल टू 0.6। तो पूछा कि इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू को देखिए लिख लेते हैं हम लोग। तो ये वैल्यू आ गया डेल्टा एक्स मीन डिवाइडेड बाई मीन, एक्स ऑफ मीन परसेंटेज में लिखे, तो इसकी वैल्यू आपको दिखा 0.6 डिवाइडेड बाई एक्स ऑफ मीन आया था आपके पास 61 इंटू 100 लिखे, तो ये आ गया आपके पास 60 डिवाइडेड बाई 61, तो 0.98% के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको सेकंड। नेक्स्ट Question number 43. A wooden block of mass 6 kg slide down on an inclined plane of inclination 30 degree to the horizontal with a constant acceleration 1.5 meter per second square. The force of friction between the block and the inclined plane is. देखिए अगर यहाँ पे ये inclined surface है और इस inclined surface पे ये नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसके पास लगने वाला यहाँ पे एक्सेलेरेशन की बात करें तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा। फ्रिक्शन यहाँ पे पीछे की तरफ लगेगा और यहाँ पे सारी ये अगर इंक्लाइनेशन है थीटा और यहाँ पे रफ सरफेस है, तो जानते हैं हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ डाउन विल बी इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी इंटू कॉस थीटा। चूँकि यहाँ पे एक्सेलरेशन दे रखा है इसलिए वाला टर्म यूज़ किए, तो ये वैल्यू दे रखा है आपको 1.5, जी का वैल्यू 10 और थीटा आपको दे रखा है साइन ऑफ थीटा दे रखा है आपको 30 डिग्री, तो इसको लिख लिया 30 डिग्री माइनस इसको एज इट इज़ पुट किए। क्यों? क्योंकि अभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पता करना, तो ये वैल्यू अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये चूँकि एक्सेलरेशन दे रखा है यहाँ पे ये साइन 30 होता है 1/2, 5 से इससे 10 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 5, यानी कि आपको मिला म्यू के इंटू जी इंटू कॉस ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू 5 माइनस 1.5 जो कि आ गया 3.5 के बराबर। और यहीं पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछा गया, तो एफ के विल बी इक्वल टू म्यू के एम इंटू जी इंटू कॉस थीटा के बराबर। म्यू के जी कॉस थीटा आपके पास आ गया 3.5, मास की वैल्यू यहाँ पे दे रखा 6, मल्टीप्लाई कर लिएगा तो ये आ गया 21 न्यूटन के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको सेकेंड। नेक्स्ट Question number 44. The following series resonant LCR circuit has a quality factor 0.6. क्वालिटी फैक्टर एक्चुअली सेलेक्टिव सर्किट के बारे में बताता है। किसी भी सर्किट में LCR सर्किट में क्वालिटी फैक्टर यहाँ पे बैंडविड्थ जितना कम होगा क्वालिटी फैक्टर उतना ज़्यादा होगा, शार्पनेस ज़्यादा मिलेगा। एंड अ बैंडविड्थ ऑफ 4 किलोहर्ट्ज, बैंडविड्थ क्या होता है कि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम लोग बैंडविड्थ। द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इज देन, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अगर बैंडविड्थ के टर्म में बात करें तो बैंडविड्थ विल बी इक्वल टू रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी
तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसको लिखते हैं हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये रेशियो होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्वालिटी फैक्टर के रेशियो को बोलते हैं हम लोग ये बैंडविड्थ। तो यहाँ से फिर लिखे हम लोग बैंडविड्थ विल बी इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी f0 डिवाइडेड बाय क्वालिटी फैक्टर। इसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं 1/2 पाई अंडर रूट LC इंटू क्वालिटी फैक्टर। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लिए तो क्वालिटी फैक्टर इंटू 2 पाई इंटू बैंडविड्थ विल बी इक्वल टू 1/√L इंटू सी। R बाई L के टर्म में क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस अननोन है लेकिन कैपेसिटेंस दे रखा है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू दे रखा है आपको 0.6 इंटू 2 इंटू 3.14 पाई का वैल्यू पुट किए। बैंडविड्थ दे रखा है 4 किलो हर्ट्ज, तो 4 इंटू 10⁻³ लिखे इज इक्वल टू 1/√L। इंडक्टेंस का वैल्यू पता करने, लेकिन सी दे रखा है आपको 0.2 माइक्रोफैरेड, तो -6 लिख लिए। ये ऊपर गया 3 से, क्योंकि ये अंडर रूट से बाहर जाएगा तो अंडर√6 अंडर रूट से बाहर आने पे 10⁻³ 3 से 3 कट हो जाएगा। इसको सॉल्व किया यहाँ से तो ये वैल्यू आया आपके पास L इक्वल टू 22 मिली हेनरी के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको थर्ड। नेक्स्ट Question number 45. A transformer with a turns ratio NP/NS is equal to 100/1 is connected to a 400 volt AC supply. If the primary and secondary circuit resistance are 2 kilo ohm and 4 ohm respectively, then find out power of the output. देखिए हम लोग बात करें यहाँ पे कि ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो में NP/NS विल बी इक्वल टू VP/VS विल बी इक्वल टू IS डिवाइडेड बाई IP। अगर यहाँ पे जो कि दे रखा है आपको 100 डिवाइडेड बाई 1 के बराबर। करंट के टर्म में बात करेंगे तो यहाँ पे IP भी अननोन है, IS भी अननोन, लेकिन VP यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है आपसे। देखिए 400 वोल्ट AC सप्लाई के अक्रॉस किया गया। तो हम लोग क्या करें कि इन दोनों रेशियो से पता कर सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। चूँकि यहाँ पे इनपुट दे रखा है 400, आउटपुट वोल्टेज VS इक्वल टू क्या आ गया यहाँ 100 डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ से आउटपुट वोल्टेज आपको मिल गया 4 वोल्ट के बराबर, जबकि करंट के केस में दोनों चीज़ अननोन था यहाँ पे, इसलिए हम लोग करंट के रेशियो को कंसीडर नहीं किए। तो पावर पूछा कि पावर क्या हो जाएगा इन केस ऑफ सेकेंडरी यानी आउटपुट के लिए, तो वो हो जाएगा VS² डिवाइडेड बाई RS। VS का वैल्यू आ गया आपके पास 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई RS भी दे रखा है आपको 4 ओम के बराबर, तो ये आ गया 4 वाट। तो ऑप्शन आपको दिखा पावर इन सेकेंडरी कॉइल विल बी इक्वल टू 4 वाट, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स ये था आज आपका डिस्कशन। इसमें भी आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड था, तो आप लोग जस्ट रिवीजन करते रहिए। कुछ ही दिन बचे हुए नीट में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।